फिर हल्के से उसे मेज पर रख दिया। लिया, हमारे क्षेत्र के लिए आय के स्रोत क्या हैं? विक्टर का सवाल सुनकर लिया ने अपना सिर झुका लिया, अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी ओर देखा। जैसे कि एक बेवकूफ को देखते हुए उसने एक नरम हंसी दी। उसके स्वर में उपहास का संकेत था। एक स्वामी के रूप में आप वास्तव में अपनी भूमि के लिए आय के स्रोतों को नहीं जानते हैं? भले ही विक्टर वास्तव में नहीं जानता था, लेकिन इसने लिया को इस तथाकथित केवल नाम के भगवान का मजाक उड़ाने से नहीं रोका। ध्यान से सुनो। हमारा क्लेवेना क्षेत्र मुख्य रूप से भोजन और अयस्क के व्यापार के माध्यम से कमाता है। लिया के स्पष्टीकरण से विक्टर ने स्थिति को मोटे तौर पर समझा। क्लेवेना परिवार के नाम के तहत इसके नाम पर एक क्षेत्र था क्लेवेना। भूमि उपजाऊ थी, हरे भरे जंगलों से घिरी हुई थी। यह क्षेत्र राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और यहाँ तक कि गाड़ी से भी इसे पहुंचने में केवल एक दिन लगता था। इस वजह से साम्राज्य का 8वां सबसे समृद्ध शहर वहां स्थित था। क्लेवेना के पास एक समृद्ध खनिज नस थी जो वर्तमान दर पर भी 50 से अधिक वर्षों तक खनन की जा सकती थी। राजधानी के करीब उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर मात्रा में फसल और एक खदान का मालिक परिवार क्लेवेनस के लिए पैसा न होना कठिन होगा। लेकिन हाल ही में अयस्क उत्पादन में बहुत कमी आई है और अभी यह अनाज की कटाई का मौसम भी नहीं है। अब हम जो भोजन बेच रहे हैं वह सब पिछले साल के भंडार से है। विक्टर का सामना करते हुए लिया गुस्से से बोली, भोजन को अभी भी हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, हम संभवतः यह सब नहीं बेच सकते। क्षेत्र की आय अभी बहुत कम है और इस तरह के समय में आप अभी भी इस तरह पैसा खर्च करने की हिम्मत करते हैं। विक्टर ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। उसका चेहरा पूरी तरह से शांत और भावहीन था। क्या आपको थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है? लिया ने अविश्वास से विक्टर को देखा। वह जानती थी कि उसका भाई गैर जिम्मेदार था, लेकिन निश्चित रूप से वह इतना अज्ञानी नहीं हो सकता था। क्या वह कर सकता है? विक्टर ने एक पल के लिए सोचा। जवाब देने से पहले अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए, जाओ कुछ जादूगरों को किराए पर लो। फिर राजधानी के सबसे समृद्ध जिले में एक स्टोर फ्रंट खरीदे और एक जादू उपकरण की दुकान खोलें। यह सुनते ही लिया फट गई। उसकी आवाज तेज और गुस्से में बढ़ गई। विक्टर, क्या तुमने मेरी सलाह का एक शब्द भी नहीं सुना है? क्या आपको लगता है कि राजधानी में इस तरह की दुकानें दुर्लभ हैं? भले ही आप एक खोलते हैं तो क्या? क्या आपको लगता है कि आपका नाम ही हर व्यापारी को पछाड़ सकता है? विक्टर, क्या आप भी जानते हैं कि व्यापार कैसे करना है? जितना अधिक वह बोलती थी वह उतनी ही भावुक होती जाती थी। जब से उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उसने छोटी उम्र से ही इस क्षेत्र का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी संभाली थी। इसे 10 साल से अधिक समय तक बनाए रखा था। विक्टर के बेकार तरीकों से भी उसने एक बार भी शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब यह आदमी जो व्यवसाय के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था, वास्तव में अपने परिवार के व्यापार में हस्तक्षेप करना चाहता था। वह क्या सोच रहा था? जैसे जैसे वह बोलती रही, उसे और भी अधिक अन्याय महसूस होने लगा। यह देखकर कि अकेले शब्द उसे शांत नहीं कर सकते, विक्टर आगे बहस नहीं करना चाहता था। उसने बस अपना हाथ लहराया। उनके सामने मेज पर नीली जादू की औषधि की दर्जनों बोतलें दिखाई दी। लिया जम गई। समुद्र की तरह नीली औषधि को देखकर उसके अंदर उबल रहा गुस्सा अचानक रुक गया। यह क्या है? उसने पलकें झपकाईं। आज तक किसी ने ऐसी जादुई औषधि नहीं देखी थी। ऐसी वस्तुएं थीं जो मन को बहाल कर सकती थीं, लेकिन उन सभी ने एक बात साझा की, वे अत्यंत दुर्लभ और बेतुके महंगे थे। और फिर भी सार्वजनिक रूप से देखी गई एकमात्र औषधि घावों को भरने के लिए थी, जो खिलाड़ियों द्वारा उपयोग की जाने वाली लाइफ पोशन से काफी अलग थी। एक ने इसे पीने के बाद धीमी औषधीय चिकित्सा की तरह काम किया। दूसरे ने तुरंत स्वास्थ्य बहाल कर दिया। यह वास्तविक दुनिया की वस्तुओं और इन गेम आइटम के बीच का अंतर था। सीधे शब्दों में कहें, गेम आइटम को वास्तविकता में रखने से उन्हें एक मुश्तबक बना दिया गया। यहां तक कि एक छोटी सी तत्काल वसूली मन औषधि को एक दिव्य ग्रेड कलाकृति माना जा सकता है। इसलिए विक्टर ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। यह उसके मुंह से निकलना बहुत अविश्वसनीय होगा। देखना ही विश्वास करना है। विक्टर ने बेहोश होकर कहा, जाओ कुछ जादूगरों को ढूंढो। जब तक वे पूरी तरह से समाप्त न हो जाएं, तब तक उन्हें कास्ट करें, फिर प्रत्येक को पीने के लिए एक बोतल दें। आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या करना है। लिया संदेह से भरी थी, लेकिन उसने फिर भी सारी औषधि ले ली। ठीक है, क्या आपके पास कोई सहायक है? यह सुनकर लिया ने उपहास किया। ओह, हमारे महान स्वामी ने आखिरकार अपने अधीनस्थों के लिए चिंता दिखाना सीख लिया। विक्टर ने उसके व्यंग्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। सच कहा जाए तो उनके बीच तनावपूर्ण संबंध काफी हद तक उनकी अपनी निष्क्रियता के कारण थे। इसलिए उसने बस अपना सवाल दोहराया, गंभीरता से, क्या आपका व्यापार कारवां कभी गार्ड या एस्कॉर्ट्स को काम पर रखता है? लिया ने ठंड से सूंघा। नहीं, मुझे बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं है। मतलब क्लेवेना का सारा कारोबार लिया ने ही संभाला था। आपको सड़क पर खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है। यह क्षेत्र राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यह अभी भी पूरे दिन की यात्रा है। लिया को आश्चर्य हुआ कि उसका अविश्वसनीय भाई एक बार के लिए चिंता दिखाएगा। हालांकि इस भावना ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। मेज के खिलाफ झुकते हुए उसने अपनी उंगली के चारों ओर बालों का एक किनारा घुमाया और अपना चेहरा अजीब तरह से घुमाया। मम, जरूरी नहीं। हमारा अपना व्यापार मार्ग है। यदि हम कभी डाकुओं से मिलते हैं तो एक बार जब वे हमारे क्लेवेना परिवार की शिखा देखते हैं तो वे आमतौर पर पीछे हट जाते हैं। कभी कुछ भी गंभीर नहीं होता है। कम से कम यह अब तक हमेशा सुरक्षित रहा है। इतना कहने के बाद वह विक्टर की आंखों से नहीं मिली। इसके बजाय उसने एक औषधि उठाई और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विक्टर ने सिर हिलाया, फिर अपने दाहिने जादूगर के दस्ताने उतार दिए। लिया, ध्यान से सुनो। राजधानी की यह यात्रा सामान्य नहीं है। ऐसी मूल्यवान वस्तुएं दूसरों के लालच को आसानी से आकर्षित करेंगी। इसलिए यह आपको किसी भी अप्रत्याशित स्थिति को संभालने में मदद करेगा। लिया ने उस दस्ताने को देखा जो उसने उसे सौंपा था। औषधि को नीचे सेट करते हुए थोड़ा विवादित था। चिंता मत करो, यह सिर्फ एक जादूगर का छोटा सा गैजेट है। यह स्वचालित रूप से आपके हाथ के आकार में समायोजित हो जाएगा। उसे जो बुरा लगा वह यह नहीं था, हालांकि उसने यह नहीं कहा। वह बाहर पहुंची और बिना उंगली के दस्ताने को स्वीकार कर लिया, जो अभी भी विक्टर के स्पर्श से गर्म था।
उसने उस पर लगे रत्नों पर अपनी उंगलियों को ब्रश किया और उसके दिल में आक्रोश की लहर दौड़ गई। एक व्यापारी के रूप में वह जानती थी कि वे क्या थे। जादूचालन पत्थर मंत्र को प्रसारित करने में सक्षम रत्न। हर एक की कीमत 10 लाख है। और उसने वास्तव में उनमें से 6 को एक ही दस्ताने पर एम्बेड किया था। उसने अपने दिल में शिकायतें की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार विक्टर पर हमला नहीं किया। लिया ने दस्ताने पहने और जैसा कि विक्टर ने कहा, यह स्वचालित रूप से उसके हाथ में फिट हो गया। अब अपनी हथेली खोलो और मुझ पर निशाना लगाओ। फिर अपने विचारों को रत्नों में से एक पर केंद्रित करें, कोई भी करेगा। उसके निर्देशों का पालन करते हुए उसने विक्टर की ओर अपनी हथेली खोली। उसकी नजर बीच में एक हरे रंग के रत्न पर पड़ी। यह सुंदर लग रहा है, उसने सोचा। क्या वास्तव में मुझे बस इतना ही करना है? जिस क्षण यह विचार उसके दिमाग में आया, हरा रत्न हल्का चमकने लगा और फिर यही नहीं, लहरदार गड़गड़ाहट की तरह उसकी हथेली में तुरंत एक जादू का घेरा बन गया। कुछ ही सांसों में एक हिंसक आंधी ने पूरे अध्ययन को भर दिया। तेज कर्कश आवाजों के साथ कागजात उड़ गए। जादू के घेरे के ऊपर का बवंडर मजबूत होता गया। विक्टर ने डेस्क पर अपनी उंगली को हल्के से थपथपाया। हवा में एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बन गया। जब झोंका एक निश्चित बिंदु तक बढ़ गया तो उसे घेरे में चूसा गया। अचानक हवा गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद पास में एक गगनभेदी विस्फोट गूंज उठा। लिया वहीं जमी हुई खड़ी थी। अभी अभी वह था दूसरे स्तर का जादू, उग्र तूफान। एक पहाड़ को समतल करने के लिए पर्याप्त मजबूत। इतना हैरान मत दिखो। लिया को स्तब्ध देखकर विक्टर ने हवा में सुस्त जादू की सरणी को दूर करते हुए फिर से मेज थपथपाई। लिया को कैसे झटका नहीं लगेगा? वह एक जादूगर नहीं थी, उसने केवल दूसरों को जादू करते देखा था। लेकिन अभी अभी वह जादू उसके अपने हाथ से आया था। उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। तो यह जादू डालने का अनुभव कैसा होता है? वह चुपचाप वहीं खड़ी रही, यहां तक कि अपनी बाह नीचे करना भी भूल गई। विक्टर ने दस्ताने के मन को रिचार्ज किया और चकित लिया से बात करना जारी रखा। सावधान रहें। मैंने आपको इसे न केवल चाल सीखने के लिए कास्ट किया था, बल्कि इसलिए कि आप मिसफायर न करें। आपने अपने लिए इसकी शक्ति देखी। इसे संयम से उपयोग करें। प्रत्येक रत्न का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। जब वे सभी उपयोग कर लें तो मेरे पास वापस आएं और मैं उन्हें फिर से भरूंगा। लिया समझ गई कि यह उपहार वास्तव में कितना मूल्यवान था, अमूल्य। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसी कलाकृति नहीं देखी थी जो एक साधारण व्यक्ति को जादू करने दे सके। उसने लगभग कहा कि इसे बेचने से भाग्य बनेगा, लेकिन विक्टर के गंभीर स्वर को याद करते हुए उसने खुद को रोक लिया। यह बात बहुत अच्छी तरह से उसकी जान बचा सकती है। थोड़ा झिझकने के बाद उसने अजीब तरह से एक शांत धन्यवाद बुदबुदाया, फिर जल्दी से औषधि के साथ चली गई। अध्ययन का दरवाजा बंद होने के बाद विक्टर के कंधे पर खड़ा कौवा बोल उठा। आपको ऐसा कुछ देने में बुरा नहीं लगता? यह सिर्फ एक उपकरण है। मैं जब चाहूं और अधिक कमा सकता हूं। इसके अलावा मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। पीवीपी लड़ाइयों को छोड़कर दाना के हाथ का अभी उसके लिए ज्यादा उपयोग नहीं था। एक बहुतत्काल कास्ट जादू उपकरण के रूप में यह पहल को जब्त कर सकता है या आपातकालीन सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह मूल रूप से द्वंद्व युद्ध में जादूगर खिलाड़ियों के लिए एक आवश्यक उपकरण था। इस समय उसे इसकी जरूरत नहीं थी। विक्टर का जवाब सुनकर वेगा ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि खुद को साजिश रचने लगा। उसे मेरे लिए एक बनाने के लिए धोखा देने का एक तरीका खोजना होगा। अगली सुबह विक्टर ने नाश्ता समाप्त किया और अकादमी के लिए रवाना होने वाला था। जैसे ही वह अपने कपड़े ठीक कर रहा था, एक नौकर ने प्रवेश किया। मेरे भगवान, बाहर एक महिला है जो कहती है कि वह आपकी शिक्षण सहायक है। वह कहती है कि वह आपके नोट्स और भाषण मसौदा देने के लिए यहाँ है। विक्टर मिडमोशन में जम गया। हेनी, उसे याद नहीं था कि उसने उसे अपने घर लाने के लिए कहा था। फिर भी उसने नौकर को उसे अंदर जाने देने के लिए कहा। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे लटक गए, उसका चेहरा धुंधला हो गया। उस लुक के साथ क्या है? क्या तुम सोए नहीं? हेनी ने पलकें झपकाई, चौंकाया और उत्तर दिया, नहीं प्रोफेसर। मैं कल रात सोना भूल गया और पूरी रात ड्राफ्ट लिखने में बिताया। विक्टर उस कारण से अवाक रह गया। जब एरिका ने अपने नोट समाप्त किए तो मुझे याद आया कि आपने उन्हें यहाँ भेजने के लिए कहा था, इसलिए मैं भाषण का मसौदा भी लाया। नींद में हेनी को देखकर विक्टर उसे डांटने के लिए खुद को नहीं ला सका। क्या उसे कहना चाहिए कि वह थोड़ी मूर्ख थी? एक पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, क्या आपने नाश्ता किया है? हेनी ने अपना सिर हिलाया। वह बिना नींद या भोजन के जल्दी दौड़ पड़ी। विक्टर ने नौकर को नाश्ता करने के लिए ले जाने का इशारा किया और फिर उसके आराम करने के लिए एक कमरे की व्यवस्था की। चौंका हेनी ने एक घबराहट आवाज की, मना करने वाला था, लेकिन विक्टर के दृढ़ स्वर ने तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। अपना पेट भरें, फिर आराम करो। हेनी तुरंत मुरझा गई। उसने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की, डांटी गई बिल्ली की तरह अपना सिर लटका लिया और नौकर के पीछे चली गई। विक्टर के लिए उसने मूल रूप से उस सुबह अकादमी जाने की योजना बनाई थी, लेकिन हेनी को आते देखकर उसका मन बदल गया। उनकी कक्षा वैसे भी दोपहर में थी, इसलिए उन्होंने एरिका के होमवर्क और अपने स्वयं के भाषण मसौदे की समीक्षा करते हुए अपने अध्ययन में सुबह बिताने का फैसला किया। एरिका के कागजात को सही करते हुए बिना ऊपर देखे विक्टर ने वेगा से पूछा, आप उस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? वेगा एक पल के लिए रुका, यह महसूस करते हुए कि विक्टर का मतलब हेनी है। तुम्हारा क्या मतलब है?
आपने मुझे विश्वासियों की भर्ती शुरू करने के लिए कहा था, है ना? विक्टर आलस्य से फैला हुआ भाषण के मसौदे पर अपनी उंगलियों को टैप कर रहा था। वेगा की ओर अपनी तेज आधी पलक वाली आंखों को मोड़ते हुए उसकी अभिव्यक्ति में चालाकी और खतरा दोनों थे। इस तरह की सरल प्यारी मूर्ख वह मूर्ख बनने के लिए एकदम सही है। करना कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ बात करके कर सकते हैं। अनुयायियों को वास्तव में काम करने के लिए ईमानदार होना चाहिए। जैसे ही विक्टर ने वेगा का स्पष्टीकरण सुना, उसने डेस्क पर अपनी उंगलियों को थपथपाया। सुबह की धूप किताबों में फैल गई और विक्टर ने अपने अध्ययन कक्ष में बैठे एक छोटी सी हंसी दी। ईमानदारी हो? मुझे चिंता नहीं है, मैं इसे किसी न किसी तरह से उनसे बाहर निकाल दूंगा। वेगा ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक कम असंतुष्ट ऊइन की आवाज निकाली। यह विक्टर के प्रति असंतोष दिखाने का उनका तरीका था। शायद आप पिछले विक्टर से भी अधिक कुटिल हैं। तुम मुझे फड़फड़ाते हो। विक्टर ने आगे बहस करने की जहमत नहीं उठाई और बस अपने भाषण के मसौदे को पढ़ने के लिए वापस चला गया। वह यह महसूस करने में मदद नहीं कर सका कि जब से यह शापित पक्षी उससे बंधा हुआ था, तब से उसने एक दुष्ट देवता के विश्वास को बहाल करने में मदद करने में अपनी भूमिका भूलना शुरू कर दिया था। यह सोचकर विक्टर ने वेगा पर नजर डाली। कौवा मेज पर बैठा था, नींद से सिर हिला रहा था, आधी नींद में सो रहा था। वेगा हमेशा दिन में खाती थी और रात में सोती थी, मुश्किल से कभी इधर-उधर घूमती थी। यह मूल रूप से एक जीवित सजावट थी। कुछ ही दिनों में वेगा पहले से ही काफी मोटा हो गया था। जब यह विक्टर के कंधे पर बैठा, तो वह वास्तव में वजन को पहले की तुलना में अधिक जोर से दबाते हुए महसूस कर सकता था। फिर भी अगर वेगा चिंतित नहीं था, तो विक्टर को ऐसा करने का कोई कारण नहीं देखा। इसलिए उन्होंने शांत सुबह अध्ययन में बिताई, अपने भाषण नोट्स पढ़े और एरिका के होमवर्क की जांच की। दोपहर तक विक्टर ने एरिका के असाइनमेंट की ग्रेडिंग पूरी कर ली थी। आज की पाठ योजना के लिए हेनी की सावधानीपूर्वक तैयारी के लिए धन्यवाद। उन्होंने मुख्य बिंदुओं को आसानी से याद कर लिया था। जब विक्टर ने अध्ययन से बाहर कदम रखा, तो उसने अपने सहायक हेनी को अपने कमरे से बाहर आते हुए अपनी आंखें रगड़ते हुए देखा। जाग जाओ, तैयार हो जाओ, हम जल्द ही बाहर जा रहे हैं। विक्टर ने लापरवाही से उसे याद दिलाया। वह एक भयभीत हिरन की तरह चौंक गई, तुरंत पूरी तरह से सतर्क हो गई और जल्दी से जवाब दिया, कोई बात नहीं प्रोफेसर, मैं पहले से ही तैयार हूँ। विक्टर ने सिर हिलाया, फिर नौकरों को रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक की यात्रा के लिए एक गाड़ी तैयार करने का निर्देश दिया। उसने हेनी को उसके साथ आने का इशारा किया और हालांकि वह घबराई हुई थी, वह आज्ञाकारी रूप से जहाज पर चढ़ गई। वे दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। हेनी ने पूरे समय अपना सिर झुकाए रखा, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, केवल विक्टर पर छोटी छोटी नजर चुरा रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसने सोचा कि यह उसके सीने से बाहर निकल सकता है। उसके विचार पूरी तरह से अराजकता में थे। मैं वास्तव में प्रतिभाशाली प्रोफेसर विक्टर के रूप में एक ही गाड़ी में सवारी कर रहा हूँ। हे देवताओं! उसका चेहरा गर्म हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। विक्टर ने देखा कि वह कितनी कठोर और असहज लग रही थी और उसने कुछ कहने पर विचार किया, लेकिन फिर इसके खिलाफ फैसला किया। अगर वह बोलता है तो यह उसे और भी अधिक परेशान कर सकता है। उसे अपने विचारों में स्टू करने देना बेहतर है। और निश्चित रूप से जैसे ही वह घबरा गई, उसके विचार जंगली हो गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसी सुबह कुख्यात रईस प्रोफेसर विक्टर की हवेली में सोई थी। विक्टर ने उसके चेहरे पर चौड़ी आंखों वाले सदमे को पकड़ा और इसे मजाकिया खोजने में मदद नहीं कर सका। वह बस उसे देखता रहा, जबकि वह अपने जूतों को घूरती रही, दोनों उस शांत अजीब मुद्रा को बनाए रखते हुए। पूरी यात्रा के लिए एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं किया गया। उन्होंने केवल एक चीज की, जो कि वह चुपचाप गाड़ी के अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। जब गाड़ी आखिरकार रुकी, तो विक्टर ने पहले बात की, हम यहाँ हैं। उसकी आवाज सुनकर हेनी ने धीरे से अपना सिर उठाया, स्पष्ट रूप से आराम कर रही थी क्योंकि उसने राहत में सांस छोड़ी थी। आखिरकार उसने एक लंबी आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी यात्रा इतनी असहनीय रूप से लंबी लगेगी। गाड़ी से उतरने के बाद हेनी विक्टर के साथ साथ चल दिया। यह देखकर कि वह अपने कार्यालय की ओर जा रहा था, उसने साहस जुटाया और कहा, प्रोफेसर विक्टर, डीन ने कहा कि अकादमी में पहुंचने के बाद आप उनके कार्यालय में जाएं। विक्टर ने सिर हिलाया और तुरंत डीन के कार्यालय की ओर बढ़ गया। हेनी एक डरपोक हिरण की तरह घबराकर पीछे चल रहा था। दस्तक, दस्तक। जादूगर टॉवर के परिवहन सर्कल के माध्यम से टेलीपोर्ट करने के बाद विक्टर ने डीन के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ। अनुमति मिलने के साथ उसने दरवाजा खोला और अपने सहायक के साथ प्रवेश किया। डीन के सामने खड़े होकर विक्टर सीधे मुद्दे पर आ गया। डीन, मैंने सुना है कि आप मुझे देखना चाहते थे। डीन एक बुजुर्ग सड़े हुए आदमी थे जो सभी प्रकार के जादुई ट्रिंकेट से ढके हुए थे। वह हर तरह से एक पारंपरिक जादूगर की छवि को देखते थे। वह अकादमी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी थे, एक चौथे स्तर का जादूगर जिसे पवित्र मैगस के रूप में जाना जाता था। एक जीवित किंवदंती। वह 20 साल से भी अधिक समय पहले उस स्तर पर पहुंच गया था। विक्टर को देखकर डीन ने धीरे से अपने कप को एक तरफ धकेल दिया, अपनी कलम को ढक दिया और उसे अपनी खुली किताब के ऊपर बड़े करीने से रख दिया। यहाँ तक कि साधारण हरकतें भी उसे अपनी उम्र में थका देती थीं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डीन अपनी कुर्सी पर वापस झुक गए और शुरू किया, प्रोफेसर विक्टर, मैंने सुना कि कल आपकी कक्षा में क्या हुआ था। विक्टर थोड़ा भड़क गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एरिका के साथ उसे चुनौती देने वाली घटना इतनी जल्दी डीन के कानों तक पहुंच जाएगी। आपने इसे अच्छी तरह से संभाला, डीन ने एक दयालु मुस्कान के साथ कहा, फिर जारी रखा, हालांकि क्या आपको नहीं लगता कि आप थोड़े सख्त हो सकते हैं? अगर यह जारी रहता है तो यह छात्रों के बीच कुछ असंतोष पैदा कर सकता है। यह सुनकर विक्टर ने शांति से अपना सिर हिलाया। अगर मैंने इसे इस तरह से नहीं संभाला तो वे कभी भी अपने शिक्षक का सम्मान करना नहीं सीखेंगे। उनका लहजा शांत और तथ्यात्मक था। उसने नहीं सोचा था कि उसने जो किया उसमें कुछ भी गलत था। इसके अलावा वह विक्टर था, और विक्टर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अनादर को सहन करता था। सौभाग्य से डीन ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। अम्मा, अपने शिक्षक का सम्मान वास्तव में एक अच्छा सिद्धांत। कोई आश्चर्य नहीं कि वे आपको एक प्रतिभाशाली जादूगर कहते हैं।
वैसे मैंने आपको इसके लिए आज यहाँ बुलाया था। डीन ने अपनी मेज से चर्मपत्र का एक टुकड़ा निकाला और उसे विक्टर की ओर सरका दिया। यह एक सार्वजनिक व्याख्यान के लिए एक निमंत्रण है जिसकी हम मेजबानी कर रहे हैं। एक नजर डालें और देखें कि क्या कुछ ऐसा है जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। विक्टर ने इसे स्वीकार कर लिया और विवरण को ध्यान से पढ़ा। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही समझ गए हैं, डीन ने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा। हमारी अकादमी में प्रोफेसर की स्थिति रखने वाले प्रत्येक व्याख्याता को हर महीने एक खुला व्याख्यान देना चाहिए। हम अब से 1 महीने बाद आपके व्याख्यान को जनता के सामने बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। पूरे क्षेत्र से जादूगरों और पेशेवरों को आमंत्रित कर रहे हैं। हम इसे प्रसारण के लिए मैजिस्टोन के साथ भी रिकॉर्ड करेंगे। अब तक विक्टर पूरी तरह से समझ गया था कि डीन को क्या मिल रहा था। इसलिए मुझे आशा है कि आप महीने के भीतर अपनी व्याख्यान सामग्री को परिष्कृत कर सकते हैं। अकादमी आपको कई हजार उपस्थित लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त बड़ा हॉल प्रदान करेगी। क्या आपके पास कोई सुझाव है, प्रोफेसर विक्टर? जैसे ही डीन ने बात की, विक्टर ने महसूस किया कि अकादमी का भर्ती सीजन तेजी से आ रहा था। स्कूल अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करना चाहता था और छात्र बदले में अकादमी के शिक्षण स्टाफ के बारे में गहराई से परवाह करते थे। यदि एक युवा तीसरे स्तर के जादूगर प्रोफेसर को इस समय धूम मचाना था, तो यह नए आवेदकों को आकर्षित करने का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीका होगा। भले ही विक्टर की प्रतिष्ठा खराब हो, लेकिन उसका कौशल और ताकत उससे अधिक थी। कोई भी उसके घोटालों की परवाह नहीं करेगा अगर वह परिणाम दे सकता है। और अगर उन्होंने इस व्याख्यान को त्रुटिपूर्ण रूप से खींचा, तो उनके बारे में वे अखबारी अफवाहें अपने आप ढह जाएंगी। उसने कुछ दिन पहले के उस अखबार के लेख और ग्वेन से किए गए अपने वादे के बारे में सोचा। कोई भी प्रोफेसर की रोमांटिक उलझनों की परवाह नहीं करेगा यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली था, भले ही उसने ड्यूक की बेटी के साथ फ्लर्ट किया हो। इसके अलावा यह उनकी स्थिति को भी मजबूत करेगा, उन्हें रॉयल अकादमी के साथ और अधिक निकटता से बांधेगा। उस स्थिति के साथ उसे भविष्य में अपनी अंतिम मृत्यु आने से पहले कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता होगी। तो विक्टर ने सिर हिलाया और सहमत हो गया। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक वैसा ही करेंगे जैसा अकादमी चाहती है। उसे सहमत देखकर डीन मुस्कुराया और हेनी की ओर अपनी निगाहें घुमाई। आपका सहायक कैसा है? क्या आप उसके काम से संतुष्ट हैं? विक्टर ने हेनी की ओर देखा और जवाब दिया, इस तरह के एक सक्षम सहायक का होना मेरा सौभाग्य है। इतना कहकर वह मुड़ा और उसके साथ चला गया। हेनी उसके पीछे चली गई, उत्साह से दिल धड़क रहा था। जितना अधिक वह प्रोफेसर की प्रशंसा के शब्दों के बारे में सोचती थी, उतना ही उसे लगता था कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए थे। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा और हल्के ढंग से चल रही थी। उसके कदम खुशी से भरे हुए थे। उस दोपहर की कक्षा हमेशा की तरह चली। इस बार कोई उद्योग पर्यवेक्षक मौजूद नहीं थे। कल की घटनाओं के बाद किसी को भी विक्टर से किसी और गपशप योग्य नाटक की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने लगातार पढ़ाया और छात्रों ने लगन से नोट्स लिए। यहाँ तक कि एरिका ने भी परेशानी का कारण नहीं बनाया। वह ध्यान केंद्रित कर रही थी, पृष्ठ दर पृष्ठ लिख रही थी। जब घंटी बजी तो विक्टर ने अपना सामान पैक किया। कक्षा को खारिज कर दिया गया। फिर उसने फोन किया, एरिका, बाद में मेरे कार्यालय में आओ। विक्टर ने अपने सही नोट्स वापस सौंप दिए और कुछ गलतियों की ओर इशारा किया। आपके स्तर पर किसी के लिए टेलीपोर्टेशन जादू का आसानी से उपयोग करना अभी भी जल्दबाजी होगी, लेकिन आपका दृष्टिकोण गलत नहीं है। विक्टर ने पढ़ाया और एरिका ने सुना। उनके बीच का माहौल शांत और लगभग सामंजस्यपूर्ण था, जैसे कि वे दोनों भूल गए हों कि उसने उसके जन्मदिन के भोज में उसके साथ छेड़खानी की थी। उसने इसे नहीं लाया और उसने निश्चित रूप से इसे अंदर भी दफन कर दिया। अपना ज्ञान देने के बाद विक्टर ने सिर हिलाया। आज के लिए बस इतना ही। एरिका झिझकी, फिर सावधानी से पूछा, अगर मेरे पास बाद में प्रश्न है, क्या मैं फिर से मार्गदर्शन के लिए आपके पास आ सकता हूं? वह अभी भी उसे गहराई से नापसंद करती थी, लेकिन उसकी महारत से इनकार नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि उसके पिता द्वारा काम पर रखे गए निजी ट्यूटर भी विक्टर की शिक्षा से मेल नहीं खा सकते थे। वह सबसे जटिल विषयों को सरल और स्पष्ट बना सकता था। बेशक उसे एहसास नहीं था कि विक्टर सिर्फ वही बता रहा था जो वेगा, विश्वकोश जैसे दुष्ट देवता, ने उसे बताया था। इस तरह के प्राणी के साथ उसे जवाब खिलाना, छात्रों को पढ़ाना आसान था। विक्टर ने एक पल के लिए सोचा, फिर उत्तर दिया, हम देखेंगे। मुझे खुद बहुत काम करना है, लेकिन अगर मेरे पास समय है तो निश्चित रूप से। बेशक वह सिर्फ होंठ सेवा थी। विक्टर ने कभी ओवरटाइम काम नहीं किया। जब घड़ी बजी तो वह हो चुका था। तभी उसके दिमाग में अचानक हलचल महसूस हुई। जादूगर के हाथ का मंत्र सक्रिय हो गया था। यदि लिया ने जादूगर के हाथ के मंत्र का उपयोग किया, तो विक्टर अपने जादू के स्रोत के रूप में इसे महसूस करने में सक्षम होगा। उसने इसे कल ही उसे दिया था और वह आज से ही इसका उपयोग कर रही थी। क्या संभावनाएं थीं? वह लिया के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, लेकिन चूंकि जादुई स्रोत राजधानी से बहुत दूर नहीं था, इसलिए उसने इसे जांचने का फैसला किया। खड़े होकर उन्होंने एरिका से कहा, मुझे कुछ मामलों को संभालना है। जब आप चले जाएं तो बंद कर दें। फिर वहीं कार्यालय में उसने एक टेलीपोर्टेशन सर्कल खींचा और गायब हो गया। एरिका ने पलकें झपकाईं। अकादमी में हर कोई जानता था कि जादूगर टावरों में भौतिक दरवाजे नहीं थे। प्रवेश और निकास सभी अंदर टेलीपोर्टेशन सर्कल के माध्यम से किए गए थे। राजधानी का बाहरी इलाका। लिया ने लोगों के एक समूह के जले हुए अवशेषों को देखा। उसकी अभिव्यक्ति जम गई। उसके बगल में कुछ जादूगर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उन्होंने इसे देखा था। इस महिला के हाथों से एक अत्यधिक शक्तिशाली उन्नत स्तरीय मंत्र निकलता है। यह उनके स्तर से कहीं अधिक जादू था। उनके जैसे प्रथम श्रेणी के जादूगर इसका सामना करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यदि वह इतनी शक्तिशाली थी, तो उसने सबसे पहले उनकी मदद क्यों मांगी थी? उसकी तुलना में वे छोटे तलने के अलावा और कुछ नहीं थे। लिया ने अपना सिर खुजलाया, उसके पीछे गाड़ी पर नजर डाली। भले ही उसने हाउस क्लेवेना की शिखा लटका दी थी, फिर भी उन पर हमला किया गया था। जो भी हो, उसने पहले ही मिस ग्वेन को संदेश भेज दिया था, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगी। इसलिए लिया और अन्य लोग बस इंतजार करते रहे। 10 मिनट बाद ठंडे स्टील के कवच में शूरवीरों की एक टुकड़ी युद्धक घोड़ों पर सवार हुई। उनके सिर पर निश्चित रूप से ग्वेन था।
उसने तुरंत लिया को देखा। लिया, लिया। उसे एक चट्टान पर बैठे देखकर चकित लेकिन बिना किसी नुकसान के ग्वेन उतर गई और भाग गई। लिया उसे देखकर मुस्कुराई। लिया, क्या तुम ठीक हो? ग्वेन ने उसके हाथ पकड़ लिए, चिंता से भरी आंखें। मुझे, बेशक मैं ठीक हूं, लेकिन वे डाकू जिन्होंने हमारे कारवां पर हमला किया, इतना नहीं। उसने अपनी आंखों से बगल की ओर इशारा किया। ग्वेन ने पलकें झपकाई। वह लिया की सुरक्षा पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने पास में जली हुई लाशों के ढेर पर ध्यान नहीं दिया था। जब उसने उन्हें देखा तो वह थोड़ा भौहें चढ़ा दी। एक शूरवीर के रूप में वह लाशों के लिए कोई अजनबी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरह की भयानक जली हुई मौत ने उसकी खोपड़ी को चुभना दिया। फिर भी, क्या वे जादूगरों के काम थे जिन्हें लिया साथ लाया था? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। उन जादूगरों के पास मुश्किल से एक कैंप फायर जलाने के लिए पर्याप्त मन था, अकेले एक पूरे समूह को जलाने दें। तो फिर यह किसने किया? उसके दिमाग में एक हास्यास्पद विचार कौंध गया और वह मदद नहीं कर सकी लेकिन चिढ़ा सकती थी। मुझे मत बताओ कि तुमने उन्हें मार डाला, लिया। हाँ हाँ, बस मजाक कर रहा हूँ। लिया ने अपना सिर झुका लिया। क्या होगा अगर मैंने हाँ कहा, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? ग्वेन, किया। ग्वेन ने आवाज को देखा, यह विक्टर था। विक्टर को यह कहते हुए सुनकर कि वह वही था जिसने इसे संभाला था, वह स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास करती थी। आखिरकार तीसरे स्तर के जादूगर के रूप में विक्टर का नाम प्रसिद्ध था। इस तरह के कुछ डाकुओं की देखभाल करना उसके लिए एक साधारण बात से ज्यादा कुछ नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्वेन ने हैरान होकर अपना सिर घुमा लिया। चूंकि विक्टर यहाँ था, तब भी लिया उसे आने के लिए क्यों कहती? उसने एक क्रिस्टल उठाया जो 7 रंगों की रोशनी से झिलमिलाता था और लिया की तरफ झुक गया। उस क्रिस्टल पर रंग धीरे धीरे फीके पड़ गए। विक्टर ने देखा कि लिया ने अपनी कमर से भी एक लटका हुआ था। उन दोनों ने इन जादुई क्रिस्टल के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद किया। वे दो तरफा कनेक्शन वाले टेलीफोन की तरह काम करते थे। विक्टर ने अपने सामान्य ठंडे भावहीन पोकर चेहरे पहने हुए बिना किसी जल्दबाजी के समझाया, मेरे परिवार का कारवां राजधानी के पास था। हम मुलाकात के लिए आए और रास्ते में डाकुओं के इस समूह से छुटकारा पा लिया। उसका स्पष्टीकरण सुनकर ग्वेन को उस पर संदेह नहीं हुआ। वह मुड़ी और शूरवीरों को आदेश दिया, शवों की जांच करो। देखें कि क्या किसी की पहचान की जा सकती है और उनकी पहचान का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। बाद में मुझे रिपोर्ट करें। हाँ। नाइट ऑर्डर तुरंत उसकी आज्ञा प्राप्त करने के बाद तेजी से आगे बढ़ा। लिया, सावधान रहना। यदि आप अगली बार खतरे में पड़ते हैं तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। उसे निर्देश देने के बाद ग्वेन अपने शूरवीरों के साथ चली गई। एक बार जब वह चली गई तो लिया ने अपने गालों को फुला लिया, उसका चेहरा बन की तरह गोल हो गया। जाहिर है यह वह थी जिसने उन डाकुओं की देखभाल की थी। उसने ग्वेन के सामने थोड़ा दिखावा करने की योजना बनाई थी, लेकिन विक्टर अचानक प्रकट हुआ और उसका सारा क्रेडिट चुरा लिया। कहावत है, अपना धन मत दिखाओ, तुम इसे मुझसे बेहतर जानते हो। विक्टर ने उदासीनता से कहा, उसका स्वर शांत और मापा गया। लिया तुरंत ठंडी हो गई। कारवां में हर कोई अपना था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने देखा। लेकिन अगर किसी और को पता चला कि उसका जादू एक जादुई उपकरण से आया है तो वह खतरे में पड़ सकती है। एक व्यापारी के रूप में उसने कभी भी मानव स्वभाव के लालच को कम नहीं आंका था। मम, मैं समझ गया। विक्टर संतुष्ट था। उसने उसे सफलतापूर्वक कुछ सिखाया था। एक बड़े भाई के रूप में उपलब्धि की भावना उसमें उभर आई थी। वह लिया के पास गया और एक उंगली बढ़ाई। मन रत्न एक पल के लिए लाल चमक उठा। उसने उसमें जादुई शक्ति को रिचार्ज किया। ऐसा करने के बाद वह जाने के लिए तैयार था। लेकिन लिया ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे विश्वास नहीं है कि आपने अभी ग्वेन को क्या बताया। मुझे लगा कि आप जादू को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे जांचने आया था। विक्टर ने मुड़कर सपाट उत्तर दिया। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं टिमटिमाती थी, हमेशा की तरह वही ठंडी हिमशैल की अभिव्यक्ति। उसकी बातें सुनकर लिया को भावनाओं का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। विक्टर ने अपने जीवन में एक बार भी उसकी देखभाल नहीं की थी। तो आज क्या हो रहा था? क्या किसी ने अपने दिमाग को दूसरी तरफ खटखटाया? क्या वह अचानक विवेक विकसित हो गया? उसकी भावनाओं के लिए जागो। एक पल में उसके दिमाग में 3 सवालों की तेजी से आग कौंध गई। विक्टर ने चुपचाप उसकी ओर देखा और जारी रखा, कारवां हमला मेरे दुश्मनों में से एक से संबंधित हो सकता है, लेकिन गिनने के लिए उनमें से बहुत सारे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वास्तव में कौन है। बस सावधान रहें। अंत में वापस स्नैप करने का मौका पाकर लिया ने एक ठंडी हंसी दी और मजाक उड़ाया, अरे तो आप जानते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। उसके पास वास्तव में डाकुओं की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ अनुमान थे, लेकिन उसने उसे नहीं बताया। क्या आपने अभी तक औषधि के प्रभावों का परीक्षण किया है? सभी जादूगरों ने इसे आजमाया। उनमें से हर एक ने कहा कि यह अद्भुत है। विक्टर के शांत प्रश्न ने लिया को थोड़ा गार्ड से पकड़ लिया। उसने सिर हिलाया, आश्चर्य से उसके स्वर को रंग दिया। वे जादूगर अपनी सीमा तक थक गए थे, फिर भी सिर्फ एक बोतल पीने के बाद वे तुरंत ऊर्जा से भर गए। भले ही वह एक जादूगर नहीं थी, वह बता सकती थी कि औषधि के प्रभाव कितने आश्चर्यजनक थे। इस बार कारवां सिर्फ अयस्क व्यापार के लिए यहाँ नहीं है। मुझे पहले ही राजधानी में एक दुकान मिल गई है। वहाँ बहुत सारे साहसी लोग हैं, खासकर जादूगर। एक व्यस्त जिले में इस तरह की चीज बेचना, यह निश्चित रूप से उड़ जाएगा। जैसे ही उसने लिया की योजना सुनी, विक्टर ने चुपचाप उसकी दक्षता की प्रशंसा की। उसने इसे नहीं दिखाया, बेशक विक्टर ने कभी किसी की प्रशंसा नहीं की। राजधानी में यदि आप मुसीबत में पड़ जाते हैं तो मैं मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता हूँ। ग्वेन से अधिक बार संपर्क करें। लिया ने अपना सिर झुका लिया और एक लंबा खींचा हुआ एक संदिग्ध नजर के साथ उसने पूछा, आप नहीं जानते? विक्टर ने उसे पहेलियों में बोलना बंद करने के लिए कहा। कुछ दिनों में ग्वेन एक मिशन पर जा रहा है। वह कम से कम आधे महीने तक वापस नहीं आएगी। उसके मंगेतर के लिए आप निश्चित रूप से ज्यादा नहीं जानते हैं। शायद उसे जल्दी करना चाहिए और इसके बजाय पुनर्विवाह करना चाहिए। जैसे ही उसने उसका मजाक उड़ाया, उसने चुपके से उसकी अभिव्यक्ति देखी। स्वाभाविक रूप से विक्टर को इनमें से कुछ भी नहीं पता था। उनका और ग्वेन का मुश्किल से कोई संपर्क था। ईमानदारी से वह अभी भी निश्चित नहीं था कि वास्तव में उनके रिश्ते को क्या माना जाता है।
वह कहाँ जा रही है? लिया को उसके चेहरे पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देखने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। उसने लापरवाही से पूछा, जैसे कि वह किसी अजनबी के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहा हो। ऊब महसूस करते हुए लिया ने अपना सिर नीचे कर लिया और लापरवाही से जवाब देने से पहले अपने जादूगर के हाथ के जादू के साथ अनुपस्थित रूप से खेला। उसने कहा कि वह माउंट वेसुवियस जा रही है। भले ही यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे अजीब आवाजें आ रही हैं। सम्राट ने उसे यह जांचने के लिए भेजा कि क्या यह फट सकता है और पहले से योजना बना सकता है। यह नाम सुनकर विक्टर थोड़ा ठिठक गया। उसके मन में यादें उमड़ पड़ी। वह जगह यह वास्तव में निष्क्रिय नहीं थी। इसके मूल में लावा पूल के नीचे एक विशाल प्राणी छिपा हुआ था, मध्यस्तर का विश्व बॉस जो खेल की कहानी के पहले अध्याय में दिखाई दिया था। इसकी शक्ति को कम करके आंकने के लिए कुछ भी नहीं था। खेल में एक विश्व स्तरीय बॉस, सर्वर पर प्रत्येक खिलाड़ी इसे चुनौती देने के लिए योग्य था। इस था इसका स्तर बेहद ऊंचा था और इसका स्वास्थ्य किसी भी नियमित बॉस की तुलना में कहीं अधिक मोटा था। इसे हराने के बाद खिलाड़ियों को बार बार चुनौती देने के लिए एक कालकोठरी उदाहरण दिखाई देगा। अगर विक्टर को ठीक से याद होता तो वह बॉस लगभग 1.5 महीने में जाग जाता। उस समय खिलाड़ियों का स्तर अभी भी कम था। खेल केवल आधे महीने के लिए खुला था। अधिकांश खिलाड़ी 20 के स्तर के आसपास थे, लेकिन वह बॉस 50 के स्तर का था। खिलाड़ी मुश्किल से इसके बचाव को खरोंच सकते थे। उसे अभी भी याद है कि जब बॉस ज्वालामुखी से उठा तो आसपास का हर शहर जलकर राख हो गया था। साम्राज्य ने इसे दबाने के लिए सेनाएं और शूरवीर आदेश भेजे, लेकिन उन्हें आसानी से कुचल दिया गया। आपदा के कगार पर साम्राज्य के पास मदद के लिए खिलाड़ियों, साहसी लोगों की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस विश्व स्तरीय बॉस ने खिलाड़ियों को पूरे 3 दिन, अनगिनत मौतें और अंतिम प्रयास किया था ताकि अंत में स्वास्थ्य का आखिरी टुकड़ा गिर जाए। विक्टर खुद उस युद्ध का हिस्सा था। उसे याद आया कि कैसे वह लगातार 3 दिनों तक जागता रहा, दूसरों के साथ बॉस के एचपी पर चिप लगाने के लिए लॉग इन करता था। अब भी स्मृति ने उसके खून को उत्साह से भर दिया। पुरस्कार उदार थे, जो लड़ाई में योगदान देने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को दिए गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने उस कालकोठरी को विभिन्न वर्गों के रूप में अनगिनत बार चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने फिर कभी पहली मुठभेड़ से उसी गहन निराशा को महसूस नहीं किया। फिर भी विक्टर उत्सुक था कि जागने से पहले यह कैसा दिखता था। पिघला हुआ जानवर, यही वह नाम था जो खिलाड़ियों ने इसे दिया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक विशाल भट्टी की तरह था जिसने आकाश को झुलसा दिया, भयानक और विनाशकारी। इसके मात्र होने से पृथ्वी राख हो गई। विक्टर ने फैसला किया कि वह आज रात ग्वेन से मिलने जाएगा, विवरण के लिए उसकी जांच करेगा। अगर वह उस मिशन पर साथ टैग कर सकता है तो और भी बेहतर। लिया ने देखा कि विक्टर ने बोलना समाप्त करने के बाद वहां खड़ा था। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी कि वह कुछ बुरा साजिश रच रहा था। इसलिए उसने उसे अधीरता से लहराया। क्या आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? मैजिक अकादमी में एक प्रोफेसर बस बाहर घूम रहा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं चल रहा है तो क्या आप घर नहीं जा सकते? विक्टर ने उसे एक नजर दी, चुपचाप सिर हिलाया और उसके पैरों के नीचे एक जादू का घेरा भड़क उठा। एक होश के साथ वह गायब हो गया। उसे गायब होते देखकर लिया ने अपना माथा रगड़ा और आह भरी। यह आदमी, वह वास्तव में बस चला जाता है, झिझक का एक टुकड़ा नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर वह चला गया होता तो वह व्यवसाय में वापस आ सकती थी। उसने अपने अधीनस्थों को कार्गो की जांच करने का आदेश देना शुरू कर दिया। कुछ जादूगर जो पास में लिपटे हुए थे अभी भी अवाक रह गए थे। उन्होंने अभी अभी विक्टर को टेलीपोर्ट करते हुए देखा था और फिर उनकी आंखों के सामने टेलीपोर्ट किया था। वह वह हाउस क्लेवेना के महान प्रमुख थे। वह लापरवाही से टेलीपोर्टेशन जादू का उपयोग कर सकता था जैसे कि यह कुछ भी नहीं था, यहां तक कि अपने बॉस से भी मजबूत। बहुत पहले इन्वेंट्री जांच पूरी हो गई थी, एक भी आइटम गायब नहीं था। लिया ने राहत की सांस ली। उसने अपने एक अधीनस्थ को बुलाया, उसे करीब झुकने का इशारा किया, फिर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। हमारे लोगों से संपर्क करें। पता करें कि डूक रॉय परिवार हाल ही में क्या कर रहा है। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। हमारे क्लेवेना कारवां ने कभी किसी और को हमें सड़क पर लूटने दिया। उसे पहले से ही ड्यूक पर शक था। और एकमात्र जो हाल ही में विक्टर का दुश्मन बन गया, वह उसकी अनमोल छोटी बेटी थी। विक्टर के अन्य पिछले दुश्मनों के लिए, जिन्हें दफनाया जाना चाहिए था उन्हें दफनाया गया, जिन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए था उन्हें निर्वासित कर दिया गया। जो कोई भी अभी भी जीवित है वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह अपने परिवार के कारवां को छू सके। ड्यूक के अलावा उसे विश्वास नहीं था कि कोई और नियम तोड़ेगा। वे वही थे जो हमेशा दूसरों से सुरक्षा शुल्क एकत्र करते थे, यहां तक कि राजधानी में भी वह स्थानीय लोगों को उन्हें इधर उधर धकेलने की अनुमति नहीं देती थी। विक्टर ने घर टेलीपोर्ट किया, सीधे अपने कमरे में चला गया और एक नई पोशाक में बदलना शुरू कर दिया। उसने एक नौकर से गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। वह डेलिन परिवार की संपत्ति का दौरा करने जा रहा था। नौकर ने जल्दी से अपने आदेशों का पालन किया। उसी समय ग्वेन ने अभी अभी अपना दिन का काम पूरा किया था। घर लौटकर उसने तुरंत अपना कवच उतार दिया और भारी जटिल वस्त्र उतार दिए। नौकरानी ने पहले से ही उसके लिए गर्म पानी तैयार कर लिया था। ग्वेन स्नान में फिसल गई, संतुष्टि के साथ अपने अंगों को फैलाते हुए आराम के एक दुर्लभ क्षण का आनंद ले रही थी। मम्मा, एक आरामदायक आह उसके होठों से निकल गई क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे गर्म पानी उसके शरीर को ढक गया। तभी एक नौकरानी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। मिस, कोई आपसे मिलने आया है। ग्वेन आनंद में भीगते हुए एक आलसी गुनगुनाहट निकाली और पानी से थोड़ा ऊपर तैरने लगी। उसकी गोरी पीठ टब के किनारे से दब गई। पानी की बूंदें उसकी त्वचा से लुढ़क गईं और सतह पर लहरा गईं। हाँ, यह कौन है? उसने जम्हाई ली और फिर दरवाजे के पीछे से नौकरानी के अगले शब्द सुने। यह मिस्टर विक्टर है। छप
ग्वेन फिसल गई और सीधे पानी में गिर गई। बैठा था, नौकर के नोटिस का इंतजार कर रहा था। उसके कान के बगल में वेगा की धीमी बकबक करने वाली आवाज आई। आप उस मृत ज्वालामुखी में रुचि रखते हैं? एक आंख वाला कौवा फिर से अपने चमकदार पंखों को संवारने जा रहा था। शायद यह बहुत मोटा था क्योंकि उसकी चोंच अब उसकी पीठ पर पंखों तक नहीं पहुंच सकती थी। विक्टर ने वेगा पर बगल में नजर डाली। आपको कैसे पता चला? वेगा ने गर्व से अपना सिर उठाया और आत्मविश्वास से कहा, अन्यथा आप अपनी उस मंगेतर की तलाश में नहीं आते। विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, जो इसे स्वीकार करने जितना अच्छा था। बहुत पहले यह विक्टर था जिसके पास अभी भी धैर्य था। दूसरी ओर वेगा इसे और नहीं पकड़ सकता था। अभी तक कोई हमें बुलाने क्यों नहीं आया है? पन्ने पलटने की नरम सरसराहट बंद हो गई। विक्टर ने जादू की किताब बंद कर दी और शांति से बोला, इसके बारे में सोचो। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत महिला हैं, घर पर अकेली हैं, और देर रात कोई आपको देखना चाहता है कि कोई आपका मंगेतर है। आप क्या करेंगे? वेगा ने अपना सिर झुकाया, एक पल के लिए सोचा और चिल्लाया, अच्छी तरह से कपड़े पहने और उससे मिले जो अपना सर्वश्रेष्ठ दिख रहा हो। मैं समझ गया, उसने तुम्हें आते देखा और मेकअप कर रही है और आप धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रहे हैं। गलत। वह बस यही सोचेगी कि उस तरह का आदमी बीमार है और उसे कष्टप्रद लगेगा। विक्टर की अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उसने इससे इनकार कर दिया और वेगा स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं था। क्यों? उन कहानियों की किताबों में हमेशा ऐसा ही होता है। शायद आप महिलाओं को नहीं समझते हैं। यह आप ही हैं जो ग्वेन को नहीं समझते हैं। विक्टर ने अपनी निगाहें डेलिन परिवार के आंगन के गेट की ओर घुमाई। वह पवित्र शूरवीर, उसने एक बार भी खुद को एक महिला के रूप में नहीं देखा था। खैर, सच कहा जाए तो विक्टर वास्तव में वर्तमान ग्वेन को भी नहीं समझता था। लेकिन उनका मानना था कि इस समय ग्वेन शायद उनसे नफरत करती थी। आखिरकार कौन सी महिला एक ऐसे पुरुष को पसंद करेगी जिसके पास लगातार चिल्लाना हो, हड्डी से छोटा हो और जिसने बहुत सारे बुरे काम किए हों? उनकी सगाई, मंगेतर का वह लेबल, संभवतः ग्वेन द नाइट के रिकॉर्ड पर एक दाग के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए विक्टर की मृत्यु के बाद उसने कभी दोबारा शादी नहीं की। तैयार हो जाओ, हम अंदर जा रहे हैं। उसने अपना सिर नीचे किया और कौवे को अपने कंधे पर याद दिलाया। कौवा जल्दी से सीधा हो गया। अपना सबसे अच्छा मैं सिर्फ एक पालतू जानवर हूं पर डाल दिया। आलस्य से अभी भी खड़ा था। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी गाड़ी के पास आई और सम्मानपूर्वक उसे सूचित किया कि मिस ग्वेन तैयार है और उसे अंदर आमंत्रित किया। विक्टर गाड़ी से नीचे उतरा, गेट के माध्यम से नौकरानी का पीछा किया और बैठक हॉल में ले जाया गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने ग्वेन को देखा। वह एक नरम सोफे पर बैठी थी, बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, एक बाथरोब में कसकर लिपटे हुए थे जो उसे पूरी तरह से कवर करता था। त्वचा का एक इंच भी नहीं दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी स्नान किया है। लेकिन फिर उसे तैयार होने की जरूरत नहीं थी। विक्टर के लिए बिना मेकअप के भी उसका वह नाजुक परफेक्ट चेहरा किसी भी आदमी के दिल पर कब्जा कर सकता था। बहुत देर हो चुकी है। तुम यहाँ किस लिए हो? ग्वेन का स्वर न तो गर्म था और न ही ठंडा, दूरी के निशान के साथ। विक्टर उसके सामने बैठ गया। उनका स्वर उतना ही सपाट था क्योंकि वह सीधे मुद्दे पर आ गए थे। मैंने सुना है कि आप एक मिशन ले रहे हैं, आधे महीने के लिए चले गए। ग्वेन ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वह कैसे जानता है। उसने बस ईमानदारी से सिर हिलाया। मम, मैं एक हफ्ते में चला जाता हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? ग्वेन। उस वाक्य पर उनकी प्रतिक्रिया थी गुड़। सबसे पहले कुछ भ्रम, फिर एक भौहें, जैसे कि उसने अभी जो सुना है उसे दोबारा जांचना। अंत में वह पीछे झुक गई, उसके चेहरे पर अविश्वास फैल गया। ग्वेन ने उसके माथे पर एक हाथ दबाया, अपना सिर नीचे किया और अविश्वास में पूछा, जो आपने अभी कहा है उसे दोहराएं। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के विक्टर ने खुद को दोहराया। हाँ। ग्वेन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया होगा। आपका कारण? अगर कोई अच्छा कारण नहीं है तो मैं आपको नहीं ला सकता। विक्टर ने कहा, मैं आसपास के पहाड़ों की स्थलाकृति को अच्छी तरह से जानता हूं, जिसमें आसपास के राक्षसों के कमजोर बिंदु भी शामिल हैं। यदि आप मुझे राउंड ट्रिप गिनते हुए ले जाते हैं तो आप 7 दिनों में वापस आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर ग्वेन ने अपनी आंखें भी नहीं उठाईं। कौन जानता था कि वह उसकी उपयोगिता का वजन कर रही थी या बस उसे अनदेखा कर रही थी। विक्टर उसकी आंखों में अपना मूल्य बढ़ाने के लिए और अधिक कहना चाहता था, लेकिन ग्वेन ने पहले उसे काट दिया। मुझे सच्चाई चाहिए। विक्टर की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने उसे देखा और धीरे से कहा, आपने मुझ पर अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। न्याय के एक पवित्र शूरवीर के रूप में ग्वेंडेलिन ने बचपन से ही अपना अनूठा उपहार दिखाया था। उसके पास न्याय का दिल था। जब भी वह चाहती, वह स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि उससे पहले कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। वह इस क्षमता को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकती थी और सामान्य परिस्थितियों में वह इसका उपयोग नहीं करेगी। लेकिन अब उसने खुद पर भरोसा नहीं किया था। विक्टर को गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत यह कमोबेश वही था जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि यह अपने आप में साबित कर देता है कि ग्वेन उसे कितना नापसंद करता है। उनकी बातचीत में ग्वेन यह तय करने के लिए अपने हार्ट ऑफ जस्टिस का भी उपयोग करेगी कि वह झूठ बोल रहा था या नहीं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, ग्वेन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के इसे स्पष्ट रूप से कहा। अचानक विक्टर ने एक फीकी मुस्कान दी। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, माउंट वेसुवियस में एक प्रकार का राक्षस है जो एक अद्वितीय क्रिस्टल पैदा करता है। मुझे एक जादू उपकरण बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, माउंट वेसुवियस में एक प्रकार का राक्षस है जो एक अद्वितीय क्रिस्टल पैदा करता है। मुझे एक जादू उपकरण बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। प्रथम क्रम जादू स्वसुझाव। प्रभाव अपने आप पर एक सम्मोहक सुझाव देता है, अस्थायी रूप से एक यादृच्छिक क्षमता को एक स्तर तक बढ़ाता है। ग्वेन के हार्ट ऑफ जस्टिस से निपटना सरल था। उसे बस सच बताना था, भले ही सत्य मौके पर ही कुछ बना हुआ हो। जब तक विक्टर खुद इस पर विश्वास करता था, यह सच था। जादूगरों के अपने तरीके, लचीली नैतिकता और चतुर दिमाग थे। ग्वेन ने आखिरकार विक्टर की ओर देखा।
ऐसा लगता है कि आप वास्तव में उस ज्वालामुखी को जानते हैं, अन्यथा आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप रॉयल नाइट्स को अपने अनुरक्षण के रूप में सेवा करने में भी कामयाब रहे, जैसा कि आपसे अपेक्षा की जाती है। स्वार्थी विक्टर। एक बार के लिए विक्टर ने अपना सामान्य पोकर चेहरा नहीं पहना था, वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं इसे एक तारीफ के रूप में लूंगा। ग्वेन ने कभी भी विक्टर के स्वार्थी इरादों पर संदेह नहीं किया, क्योंकि वह ठीक उसी तरह का व्यक्ति था और वह जानती थी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विक्टर केवल उससे अधिक कसकर चिपकेगा। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह भी सहमत हो सकती थी। मैं हमारे साथ एक जादूगर के लिए अनुरोध करूंगा। उस दिन मेरे घर पर रहो। यह देखकर कि ग्वेन सहमत हो गई थी, विक्टर विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। यहां तक कि मेरे जैसे स्वार्थी व्यक्ति के लिए भी आप अभी भी मदद करने को तैयार हैं, ग्वेन। उस स्थिति में मैं सप्ताह के भीतर सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर विक्टर उठा और चला गया। ग्वेन ने सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसके दिमाग में विक्टर के मुस्कुराते, चापलूसी भरे चेहरे की छवि बनी रही। विक्टर था, पहले कभी इस तरह मुस्कुराया है। गाड़ी में वापस विक्टर चुपचाप सीट के खिलाफ झुक गया। उसकी जेटकाली आंखें दूर तक घूर रही थीं। आप गुस्से में हैं? कोवे ने उत्सुकता से पूछा। आपको ऐसा क्या लगता है? वेगा, बस एक कुबड़। इतने लंबे समय तक उस पोकर चेहरे को घूरने के बाद, यदि आप कुछ बड़ा महसूस नहीं कर रहे थे, तो आप खिलते गुलदाउदी की तरह मुस्कुरा नहीं रहे होंगे। टीएन गुलदाउदी एक फूल है। गुस्सा? उस पर विक्टर ने एक पल के लिए सोचा। हो सकता है कि यह उसका वह गहरा हिस्सा था जो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन तब उसने उसे अपने उस धर्मी स्वर में स्वार्थी कहा था। और एकमात्र तरीका जिससे वह उसकी स्वीकृति प्राप्त कर सकता था, ठीक वैसा ही होने का नाटक करके था जैसा उसने सोचा था कि वह था। नाराज? जरूरी नहीं। इसने उसे महसूस कराया थोड़ा बीमार। बाद के दिनों में विक्टर ने दिन में अकादमी में पढ़ाया और रात में अपनी भूमिगत प्रयोगशाला में खुद को दफना दिया, जादू की औषधि का अध्ययन किया। जब तक उसके पास पर्याप्त सामग्री थी, वह एक दिन में लगभग 100 बोतलें बना सकता था, जो सभी उसने लिया को बेचने के लिए सौंप दिया था। लिया ने कहा कि एक बार दुकान का नवीनीकरण हो जाने के बाद वे औषधि बिक्री पर चली जाएंगी और अभी के लिए यह उनका एकमात्र उत्पाद होगा। उन्हें अन्य जादुई सामान पेश करने से पहले दुकान का नाम बनाने की जरूरत थी। बेशक विक्टर जानता था कि एक बार जब इस तरह की उपभोज्य अलमारियों से टकरा जाएगी तो इसे तुरंत तोड़ दिया जाएगा। इसलिए उसने लिया से कहा कि वह उन सभी को न बेचे, इसे प्रतिदिन 50 बोतलों तक सीमित करे। कमी का विपणन। लिया एक व्यापारी होने के नाते तुरंत समझ गई। जहां तक अकादमी की बात है, विक्टर भी व्यस्त रहे। उन्होंने अपने व्याख्यान विषयों की योजना बनाने में समय बिताया और एक नया निर्णय लिया। अब से हर कक्षा के दौरान वह हेनी को बैठाएगा और निरीक्षण करेगा। आधिकारिक तौर पर यह अनुभव प्राप्त करना था। इस बीच एरिका हर रात अपने कार्यालय में आती थी, हमेशा सवालों से भरी रहती थी और हाल ही में उनमें से अधिक से अधिक। विक्टर को यह कष्टप्रद लगा, लेकिन वेगा ने धैर्यपूर्वक हर एक का जवाब दिया। वेगा को अपने सिर में लगातार बकबक करने से रोकने के लिए विक्टर ने बस एरिका को सब कुछ बताया और इस प्रक्रिया में खुद को थोड़ा सा जादू सिद्धांत सीखा। वेगा से गुप्त रूप से सीखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि एरिका वास्तव में एक प्रतिभाशाली थी। वेगा ने जटिल अमूर्त अवधारणाओं को समझाया, वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ सका, लेकिन एरिका ने उन्हें तुरंत उठा लिया। और फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसके पास अनगिनत सवाल हैं जो जवाब दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विक्टर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एरिका की तरह प्रतिभा और परिश्रम के साथ अगर उसे परीक्षा में पहला स्थान नहीं मिला तो कौन करेगा? ग्वेन के साथ उनकी बातचीत के छठे दिन तक कुछ समय के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चला। हेनी चुपचाप विक्टर के पीछे पीछे चली गई। आज हमेशा की तरह वह अपने व्याख्यान पर बैठी होगी। वह अभी भी समझ नहीं पाई थी कि प्रोफेसर विक्टर उसे क्यों बैठाना चाहते थे, आखिरकार यह उसका कोर्स था। लेकिन जब वे दोनों कक्षा के दरवाजे पर पहुंचे तो वह आखिरकार समझ गई कि प्रोफेसर विक्टर पिछले कुछ दिनों से क्या योजना बना रहे थे। आज विक्टर ने कहा, आप अपने आप में जा रहे हैं और इस कक्षा को पढ़ाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। हेनी